नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली बड़ी खबर पीएम के जम्मू कश्मीर के दौरे की से जुड़ी है, जहां पीएम मोदी ने श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। और तीसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पांचवी बड़ी खबर बिहार से है, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम में समन की परवाह किए बगैर तेजस्वी यादव ने सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने नया इतिहास रचा है, पिछली बार की वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्रीनगर में पीएम मोदी ने कश्मीरी में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। ये 3 खानदान बौखलाए हुए हैं। तीनों खानदानों को लगता है कि जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाकर लूट लिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर के भाई बहन खुशमदीद पीएम कह रहे हैं और मैं भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है। यहां की अवाम को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एडवाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधित किया। एजाज, कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लिया है? जी बिल्कुल वैष्णव जी, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी एक योगा डे पे उसने दौरा किया। आज दूसरी बार वो श्रीनगर आए हैं कि एक बड़ी जनसभा से खिताब करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हजारों की तादाद में वहां पे लोग जमा हुए। उसने बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जितने भी ये 3 पार्टियां हैं, इन्होंने खानदानी राज यहाँ पे की है, मैं ये खत्म करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने भी वहाँ पे इस रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम एक बार कश्मीरियों को कहा कि हमें एक बार मौका दीजिए कि हम यहाँ पे जो जितने भी बेरोजगारी है या और कुछ भी मसले, हम ये खत्म करेंगे जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और किन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लोगों को साधने की कोशिश की गई है, जिनको लेकर? जी बिल्कुल वैष्णव जी, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया है कि वो सारे लोगों ने देखा है कि अपने अपने जो वहाँ पे रैलीज हुई है बीजेपी की तरफ से या रोड शोज है, वो वहाँ पे जितने भी उम्मीदवार है उन्होंने इस वो मैनिफेस्टो को लोगों को बताया कि हमारा ये मैनिफेस्टो है कि अगर हम इख्तियार में आए कि हम ये जितने भी इस मैनिफेस्टो में लिखा है वो काम है, बाकी और कुछ है हम जरूर पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि अगर कांग्रेस की बात करें, आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया कि वो बोला कि जितने भी यहाँ पे इसके अलावा जो पार्टियां पीडीपी हो या एनसी हो या कांग्रेस की हम बात करें कि उन्होंने यहाँ पे खानदानी राज चलाई है। चलिए एजाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, हरियाणा की पवित्र भूमि से विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करने का मौका मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा बताया है। जेपी नड्डा ने कहा कि
हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं और इसे नॉन स्टॉप करने में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हमने जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है और जो कहेंगे वो भी करेंगे। पंखिल, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने आज जारी किया है उसमें कौन सी वो खास बातें हैं जो संकल्प पत्र को काफी महत्वपूर्ण बताती है, क्योंकि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, इसके साथ ही युवाओं को साधने की भी संकल्प पत्र में कोशिश की गई है। देखिए, ना सिर्फ महिलाएं, इसके अंदर युवा, ओबीसी वर्ग और कई ऐसे अन्य वर्गों का भी जिक्र आपको इसके अंदर मिल जाएगा। हरियाणा की भाजपा द्वारा एक 20 पत्रों की 20 घोषणाएं जो है इस पत्र के अंदर की गई है, जिसके अंदर तमाम हर वर्ग को कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिशनरी फायदा जो है मिलने जा रहा है। जैसा कि मैं आपको सबसे पहला फायदा ओबीसी के लिए बता दूं कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में एक नई। चलिए पंखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। ऐसे में वो इस सीट को जीतकर लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचा है वो जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा और विकास का वातावरण बनाया है। अब प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की कमी नहीं है। हमने 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस को दंगा फैलाने का अवसर मत दो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें थी जो सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में रही? देखिए वैष्णवी जी, रामनगरी विकास के लिए योगी सरकार लगातार जनरक्षा कर रही है। अयोध्या को विश्व के पटल पे स्थापित करने के लिए मोदी योगी सरकार कोई कसर नहीं रख रही है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद निरंतर जो विकास का जो पहिया है वो अयोध्या में लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज अयोध्या पहुंचे हैं। मिल्कीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और जब भी वो अयोध्या जाते हैं तो वो विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज भी वो अयोध्या पहुंचे और करीब उन्होंने 1000 करोड़ की अधिक जो परियोजना है उसका आज उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी उन्होंने बातचीत की, बैठक की, क्योंकि 2.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में। तो आज उन्होंने वहाँ जनसभा को भी संबोधित किया है और विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वहाँ पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जो विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बोला कि बबुआ थे जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। 7.5 साल की जो डबल इंजन की सरकार है उसने जो विकास कार्य किया है, उसके पहले जो सरकार रही है लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज किया है, लेकिन जो माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, पशु माफिया थे, खनन माफिया थे, वो सब हावी रहते थे और कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ उनका संबंध होता था। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश की दिशा में अग्रसर है। इसको लेकर उन्होंने निशाने भी साधा है और साथ ही जो अयोध्या में सौगातें भी दी है, करीब 83 परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। इसके पहले क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव होना है और 2 बार, ये दूसरी बार, 3 महीने में ये दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मिल्कीपुर दौरा था। और इस विकास योजना में ग्रामीण जलापूर्ति है, शहरी विकास योजना है, कौशल विकास, उद्यमशीलता है। इसके अलावा समाज कल्याण की काफी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री। बिल्कुल वंदना जी, अयोध्या की जो सीट है वो प्रतिष्ठा को सवाल बीजेपी के लिए बन चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसी सीट से हार मिली थी। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर कोर्ट से कांग्रेस विधायक को झटका लगा है। देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है।
17 अगस्त 2024 से शाम विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर रायपुर के सेंट्रल जेल भेजा गया था, जिसके बाद से अब तक राहत नहीं मिली है। बीते 10 जून को सतनामी समाज ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान बलौदाबाजार जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आग लग गई और कलेक्टर और एसपी कार्यालय में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। इतना ही नहीं, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को भी आग के हवाले किया गया था। सतनामी समाज के इस प्रदर्शन में भिलाई कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए थे। तो भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। आगजनी केस में 17 अगस्त को देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 13 अलग अलग एफआईआर है। बलौदाबाजार आगजनी केस अदालत से राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। रितु, देवेंद्र यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से कोर्ट ने 30 सितंबर तक उनकी जो गिरफ्तारी है, रिमांड है, वो बढ़ा दी है। क्या कुछ जानकारी, क्या है ये पूरा मामला? अभी कल 18 सितंबर को देवेंद्र यादव को लेकर बलौदाबाजार मामले में सुनवाई की गई है, जिसमें उनकी रिमांड जो है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये बताया जाता है, या सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो बलौदाबाजार की जो घटना हुई थी वहां पर पुलिस को जांच है, देवेंद्र यादव को लेकर काफी सारे सबूत मिले हैं, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और उनको अभी तक रिमांड उनकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रितु, देवेंद्र यादव के साथ ही जो एफआईआर है वो अलग अलग दर्ज की गई है और 17 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बात की जाए तो और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है इस आगजनी केस में? जी, इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव के अलावा काफी सारे जो है वो आरोपी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए रितु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम में समन की परवाह किए बगैर सांसदों विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ये मत समझिए कि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से अपने और पारिवारिक सदस्यों के नाम समन जारी होने पर बैठक की कोई चर्चा करेंगे। जिस तरह से हड़बड़ी में बैठक बुलाई गई है, उससे लगता है कि ज्यादातर सांसदों विधायकों को एजेंडा पता ही नहीं होगा। एक दूसरे से बातचीत में शायद कुछ लोगों को असलियत मालूम हो। सीबीआई के दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला चल रहा है। मां राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद यादव और बहनों का नाम तो पहले ही उसमें आ गया था। पूरक चार्जशीट में तेजस्वी यादव का भी नाम भी जुड़ गया है। चार्जशीट में अब तक बेदाग रहे तेज प्रताप का भी नाम आ गया है। हालांकि कोर्ट का सामना तेज प्रताप दूसरी बार करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ ये पहला मामला है। तो ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में देखना होगा कि क्या कुछ चर्चा होती है। सीबीआई कोर्ट के समन से बेफिक्र है तेजस्वी यादव। बता दें कि तेजस्वी सांसदों विधायकों की क्लास लेंगे और फीडबैक भी लिया जाएगा। फीडबैक पर बात करेंगे। आभार यात्रा को लेकर के किसी बड़े काम की शुरुआत भी संभव है, कोई बड़ा काम भी यहाँ पर शुरू हो सकता है। मीटिंग में ये बातचीत होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें क्लास ली जाएगी, तो क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में होने वाली है? ये मैं बता दूं कि 7 तारीख को जो सम्मन वो जारी हुआ था, उसमें उपस्थित होना है कोर्ट में। 3 बातों को लेकर अपने विधायक और सांसदों के साथ एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सारे बातों को शेयर किया जाएगा कि किन कैसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो उससे कैसे निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ स्तर के नेताओं से भी उन्होंने विचार विमर्श किया है, क्योंकि जिस तरह से बार बार इन्हें नोटिस दी जा रही है और चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव आगामी 25 को होना है, तो इन सारी बातों को देखते हुए अपने से एक रूटीन वर्क के रूप में इसको तैयार करना चाह रहा है कि अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो उस स्थिति में कैसे काम किया जाए। क्योंकि चुनाव को देखते हुए चुनाव में कोई भी तरह का किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि चुनाव के समय और अभी का दोनों का स्थिति बहुत कम समय है और अभी से ही तैयारी
शुरू कर दी है। न्याय यात्रा निकलेंगे। न्याय यात्रा के लेकर पूरे बिहार में तैयारियां चल रही है। हर जिले में पहले से ही वहां से पर्यवेक्षक पटना से भेजा जा रहा है कि तैयारी के लिए, और सब जन जन तक लोगों को तो सारी बातें केंद्र सरकार केंद्र के जो भी परिस्थिति बनी है, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी काम नहीं किया जा रहा है, उन बातों को जनता तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि कुछ भी परिस्थिति अगर बनती है तो एक निर्णय लिया जाएगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सहायक सिद्ध होगी। जी बिल्कुल, आभार। यात्रा के फीडबैक को लेकर के भी धर्मेंद्र चर्चा की जाएगी और देखने वाली बात होगी मीटिंग का क्या कुछ नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।